हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? मैम, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है और हमें चीजों को देखने में सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, दूसरी बात, प्रकाश के आधार पर हमने वस्तुओं का वर्गीकरण किया था। ठीक, उसमें हमने पढ़ी थी दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूरज, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट। और अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे आपकी टेबल, आपकी चेयर। ठीक, जैसे तो क्लियर है दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? राम जानकी वाले बच्चे, प्रकाश का परावर्तन क्या है? मैम, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार वस्तु पे पड़ता है तथा अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा, कि क्या है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे देखेंगे आप? लाइट जाके शीशे पे जलाइएगा, जैसे जलाएंगे वैसे उसी दिशा में वापस आ जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलो, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाले बच्चे। मैम, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। बहुत अच्छा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये होते हैं परावर्तन के नियम। ठीक, अगर मैं आपको बताना चाहूं, दिखाना चाहूं परावर्तन के नियम कैसे होते हैं, मान लीजिए कि ये आपकी कोई शीशा है, कोई चमकदार सतह है, ठीक है, और ये यहाँ पे कोई बिंदु है। इस बिंदु पर मैंने यहाँ से टॉर्च जलाई और इस तरीके से प्रकाश की किरण यहाँ आई, सीधी आएगी, हल्का सा टेढ़ा हो गया है पर सीधी आएगी। ठीक है बेटा, ये कोण क्या होगा? आई। आई मतलब आपतित किरण। ठीक, और ये कोण क्या होगा बेटा? पर अपरावर्तित किरण। परावर्तन आई है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। ठीक, और ये वाली पहली वन जो किरण है क्या है? आपतित आपतित किरण। किरण, ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये बिंदु जिसे मान लीजिए मैं एन कह दूं, ये क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये जो लाइन मानी मैंने इसको एन कहा, इसे मैं एम लिख दूं, तो एम एन क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने जो पढ़े उसके हिसाब से कोण आई बराबर कोण आर हमेशा रहेगा। साथ ही साथ जो किरण, आपतित किरण यानी कि किरण 1, परावर्तित किरण यानी कि 2 और आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि mn, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक तल में रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए परावर्तन के नियम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण क्या है? दर्पण क्या है राम जानकी स्टूडेंट्स? मैम, यदि किसी चिकने तल पर पॉलिश की जाए, हाँ हाँ एक तल पे पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाए, तो हाँ, इसका परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। ठीक है बेटा, ये बात तो ठीक है। पहले बात कही मैंने दर्पण क्या। अच्छा, आप ये बताइए, एक खिड़की का जो आपका ग्लास होता है, नॉर्मल आपका जो शीशा होता है, और दर्पण में क्या अंतर हो जाता है? नॉर्मल शीशा होता है, उसके आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते पारदर्शी हैं। होता है। और और दर्पण होता है वो अपारदर्शी होता है। बिल्कुल वो अपारदर्शी होता है। कैसे अपारदर्शी हो जाता है बेटा? आप उसके पीछे पॉलिश पेंट की लगा जाती है। देते हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल शीशे के एक सतह पर पॉलिश लगा दीजिए तो वो एक दर्पण बन जाएगा। ठीक है, जिसमें दर्पण बन जाएगा, मतलब उसका एक पृष्ठ जो है वो क्या बन जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर ये एक शीशा है और मैं इधर पेंट कर देती हूँ, ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉलिश वाला पृष्ठ और ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बात की थी कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार का दर्पण होता है बेटा? दो आप प्रकार का। दो प्रकार का। पहला जिसमें तल और गोली है। समतल और गोलीय। तो किस आधार पर कहा आपने समतल और गोलीय?
मान लीजिए कि ये समतल है, इवन मैं बना देती हूँ, और ये कहिए या फिर ये कहिए, आपने यही देखा होगा कि ये गोली है, ठीक है, मैम दोनों गोली दर्पण है। ये दोनों गोलीय दर्पण है, ठीक है, यस मैम। और ये है समतल दर्पण। कैसे पता चल गया आपको? आकार मैम आकार, आकार किस चीज का आकार बेटा? दर्पण का। दर्पण का, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का आकार बेटा, है ना? यस आप मैम। किसका आकार देख रहे हो? ये वाली साइड देख रहे हो, ये वाली साइड यहाँ पे क्या थी? प्लेन थी, है ना? यस मैम। ये जो परावर्तक पृष्ठ था वो, तो अगर किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? प्लेन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? समतल दर्पण। और अगर यही परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गया तो हम इसे क्या बोलते हैं? गोली समतल दर्पण। दर्पण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। राम जानकी के स्टूडेंट, यस मैम। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं? मैम समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है प्रतिबिंब। बिल्कुल, आकार जो है वो क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है। मान लीजिए इसे मैं लिख दूं समान आकार, मतलब वस्तु के आकार का। और क्या बचा? प्रतिबिंब मैम दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने हो। बिल्कुल, जितनी दूरी पर सामने वस्तु रखा है, ठीक है। तो एक बात हो गई समान दूरी, तो इसी तरह से छोटा करके लिखते हैं बेटा। सीधा होता है, आभासी होता है, समान का आकार का मतलब वस्तु के ही साइज का बनता है, और समान दूरी का मतलब जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है बेटा। यस मैम। गोलीय दर्पण के प्रकार, मैम दो प्रकार के होते हैं गोली दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। बिल्कुल सही बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बेटा कैसे पता चला कौन सा अवतल दर्पण और कौन सा उत्तल दर्पण? मैम हम्म मैम जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और हम्म, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल। बहुत अच्छा बेटा। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ होता है इसे क्या बोलते हैं बेटा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ भरा हुआ होता है उसे बाहर की तरफ उत्तल उभरा हुआ होता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गोलीय दर्पण से जुड़े हुए कुछ पदों के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है कि ध्रुव। गोलीय दर्पण, या मैं कहूं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का ध्रुव, जिसे हम P से निरूपित करते हैं, क्या होता है? मैम परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है बेटा, मानो कि ये जो है, ये आपका जो परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु है इसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए बी है वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, जिसे हम कैपिटल C से निरूपित करते हैं? मैम वक्रता गोली केंद्र दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बिल्कुल, ये जो दर्पण है, अगर हम इसका बड़ा सा गोला बना दें, मान लीजिए कि एक छोटा सा मैं ऐसा दर्पण बनाती हूँ, तो ये किसी एक बड़े से गोले से काट के निकाला गया कि नहीं इतना भाग, तो इस गोले का जो केंद्र है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए वक्रता केंद्र हो गया। नेक्स्ट है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? मैम केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मान लीजिए कि ये जो है इसका वक्र ध्रुव है, और यहाँ कहीं वक्रता केंद्र C है, तो C से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। या दूसरे शब्दों में, ये जो आपका दर्पण है वो जिस गोले का भाग है, ठीक, उसकी जो त्रिज्या है उसे भी आप कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मैम ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बिल्कुल,
तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, तो आप कहोगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र ही के बीच की जो दूरी थी उसको हमने आर कहा, ठीक। तो फिर मुख्य अक्ष किसे कहा? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होने वाली जो सीधी रेखा चली जाती है, अब ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं दो बिंदुओं तक रहे, ये इनसे आगे भी निकल सकती है, जिसे हम ए भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा दर्पण का मुख्य अक्ष। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है फोकस। मुख्य फोकस क्या है? मैम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जिस बिंदु से मिलती है मुख्य फोकस कहलाता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे Yes, हम ma'am. क्या बोलते हैं? फोकस। मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा मुख्य फोकस। नेक्स्ट टर्म क्या बचा रह गया है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है बेटा? मैम ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है बेटा। स्मॉल एफ से इसको इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। अच्छा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का रिलेशन क्या होता है बेटा? तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका ये दर्पण है और यहाँ आपका ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ कहीं वक्रता केंद्र है, ठीक, तो ये दूरी आपकी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और अगर मैंने कहा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस बिंदु कहाँ होगा? इनके बीच में होगा कहीं, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये क्लियर है बेटा। इसके बाद दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या होता है? तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक करते हैं। तो अब ये क्या हुआ? ये जो परावर्तक पृष्ठ ये था बेटा आपका, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अगर हम इसे सीधा मेजर करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक बोलेंगे, ठीक। एमएन इंडिकेट करते हैं इसको। तो ये हो गए गोलीय दर्पण से जुड़े हुए पद, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक। किस तरीके से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले थे, ठीक। और इसके लिए हम शुरू करने वाले हैं कहाँ से? किरण आरेख से, ठीक। पर किरण आरेख बनाने के पहले कोई भी प्रकाश अगर किसी गोलीय दर्पण से टकराता है तो वो किस तरीके से परावर्तित होता है, इसके कुछ नियम हमने पढ़े थे, 4, ठीक। अच्छा, उन नियमों के डायग्राम मैं यहाँ बनाऊंगी और आपको बताना है कि वो क्या नियम है, ठीक है बेटा। यस मैम। ये आप दर्पण कौन सा है? अवतल मैम। अवतल। पहला नियम क्या है जो मैंने अभी भी डायग्राम बनाया है? मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, मान लो मैं यहाँ कुछ लेजर लाइट जलाई हुई हूँ, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती है। फोकस बिंदु से होकर के जाएगी या फिर फोकस बिंदु से फिर होकर प्रतीत होती आती है। हुई प्रतीत होगी। प्रतीत कहाँ होगी? उत्तल दर्पण में, ठीक है बेटा। दर्पण में। हो गया पहला नियम। 1, अगर मैं कहीं 1 लिख रही हूँ तो उसका मतलब आप समझोगे कि ये आपतित किरण है, और 2 लिख रही हूँ तो उसका मतलब क्या समझोगे कि ये परावर्तित किरण है, ठीक है। यस मैम। दूसरा नियम क्या था बेटा? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 1 का मतलब प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष से फोकस से होकर गई और दर्पण से टकरा के समांतर हो गई, या फिर समांतर होती हुई प्रतीत हो, प्रतीत होती है। या ऐसी प्रकाश की किरण जो जिसे देख के लगता हो कि वो फोकस से आ रही है, बस से आ रही, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। ये दोनों नियम एक दूसरे का उल्टा है बेटा। यहाँ क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गई, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। दोनों नियम क्लियर हैं? यस मैम। नेक्स्ट क्या था? तीसरा नियम, दर्पण के वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण का क्या होगा? अपने उसी बिल्कुल, ये प्रकाश की वापस किरण लौट दर्पण जाएगी। से टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी बेटा। तो वो प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र से आ रही हो या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही हो, वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाएगी।
ठीक है बेटा। क्या तीसरा नियम, और अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर तिर्यक आकर पड़ती है, तिर्यक मतलब मान लीजिए एंगल आई पर आकर पड़ती है, तो वो समान एंगल बनाते हुए दूसरी दिशा में वापस चली जाएगी। ये एंगल आर बनाएगी जो कि आई के बराबर होगा। ठीक है बेटा। तो ये 4 नियम ऐसे हैं जिन्हीं के आधार पर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू बेटा।